Dear viewers, thank you very much for your overwhelming response to our previous episode, that is part 1 of Diet in Thyroid. हम सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपके इतने अच्छे रिस्पांस के लिए। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाली हुई है। हेलो, आई एम डॉक्टर यशपाल गोगटे, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, and myself Dr. Tushar Godbole, consultant pediatric endocrinologist. We welcome you to our YouTube channel Harmony in Health. डाइट इन थायराइड इस टॉपिक के पार्ट 1 एपिसोड में हमने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कि आयोडीन, जिंक, सेलेनियम, आयरन, इनका थायराइड डिसऑर्डर्स में क्या महत्व है, क्या योगदान है। आज के पार्ट 2 एपिसोड में हम जानेंगे कि खाने की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि फूड सब्सटेंसेस, इनका थायराइड डिसऑर्डर्स में, थायराइड की बीमारी होने में और थायराइड की बीमारी से बचने में क्या महत्व है। लगभग 100 साल पहले थायराइड की टैबलेट अवेलेबल हो गई। अवेलेबल होने के बाद इमीडिएटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस टैबलेट को एसेंशियल मेडिसिन का इंपॉर्टेंस या दर्जा दे दिया। इसके बाद कुछ चीज़ों में जैसे ब्लड प्रेशर में नमक का कम करने से ब्लड प्रेशर कम होता है, ये जब हमें पता चलने लगा तब लोग सोचने लगे क्या थायराइड में भी कुछ चीज़ें एलिमिनेट करके हम थायराइड की बीमारी से कंप्लीटली मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए कंसेप्ट डेवलप हुआ एलिमिनेशन डाइट का। इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयोडीन, जिंक, सेलेनियम और आयरन, इनका खाने में अच्छी तरीके से सेवन करके थायराइड ग्रंथि का फंक्शन अच्छे से होता है और इनके सेवन से थायराइड की मात्रा सही ढंग से कंट्रोल होती है। जिस प्रकार इन चीज़ों का सेवन करना आवश्यक है, वैसे ही कुछ चीज़ों का सेवन करने से थायराइड पे बुरा असर पड़ता है, ऐसा मानना है। इन चीज़ों को अगर खाने में से हटाया जाए तो शायद थायराइड का फंक्शन बढ़ सकता है। इस संकल्पना को, इस कॉन्सेप्ट को एलिमिनेशन डाइट कहते हैं। इस एलिमिनेशन डाइट में कौन सी चीज़ें लोग अवॉइड करना चाहते हैं, जिसमें से एक है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली यानी कि कॉलीफ्लावर, कैबेज एंड ब्रोकोली, साथ में केल जैसे कुछ लीफी वेजिटेबल्स जिसका सेवन लोग टालना चाहते हैं। इसके अलावा सोयाबीन नाम का एक बीज होता है जिसके सेवन से लोग समझते हैं कि थायराइड पे बुरा असर होता है। साथ में मिल्क या फिर गेहूँ, इन प्रकार के चीज़ों को भी एलिमिनेट करने की लोग कोशिश करते हैं। आज के एपिसोड में हम डिटेल में इस बारे में जानेंगे कि इन चीज़ों का, इन फूड सब्सटेंसेस का सेवन थायराइड की बीमारियों में करना चाहिए या इन चीज़ों को टालना चाहिए। जैसे ही किसी को थायराइड की बीमारी होती है तो उसको मिलने वाला सबसे पहला एडवाइस होता है कि पहले गोभी और क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स बंद करो। सबसे पहले जानते हैं क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स कौन से होते हैं। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स ये ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें आता है कॉलीफ्लावर, फिर कैबेज, फिर ब्रोकोली एंड केल, उसके साथ में ब्रसेल्स स्प्राउट्स, यानी हिंदी में जिसको हम गोभी, फूल गोभी या पत्ता गोभी, ब्रोकोली का नाम ब्रोकोली कहते हैं, केल का नाम वैसे ही केल है, ये केले से मत कंफ्यूज कीजिए, KALE इस केल, और ब्रसेल्स स्प्राउट्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में गॉइट्रिन नाम का सब्सटेंस होता है। ये गॉइट्रिन जब आप इसको चबाते हो तब थायोसाइनेट्स और आइसोथायोसाइनेट्स में कन्वर्ट होता है। इट इज बिलीव्ड कि आइसोथायोसाइनेट्स और थायोसाइनेट्स आपका थायराइड ग्लैंड में आयोडीन का एब्सॉर्प्शन कम कर देते हैं। इसलिए लोगों का मानना है कि ये सब्जियां अगर आप खाओगे तो उससे आपका थायराइड कम काम करने लगेगा या फिर आपको उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म डेवलप होगा। आइए देखते हैं कि रिसर्च क्या कहता है। जब भी आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हो तब शायद आपको
थायराइड की बीमारी हो सकती है। बट कितनी क्वांटिटी? लगभग दिन का 1.5 से 2 किलो, और वो भी सालों के लिए। छोटे समय के लिए नहीं है, सालों के लिए। जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो तब आपको थायराइड की बीमारी हो सकती है। इसलिए साइंटिस्ट ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। उसमें उन्होंने क्या किया, तो कुछ हफ्तों के लिए कुछ वॉलेंटियर्स को लगभग 400 ग्राम केल का जूस बना के पिलाया, और उसके बाद उनके थायराइड के लेवल्स नापे गए। और ये उनको पाया गया कि केल का जूस लेने के बाद, जो एक क्रूसीफेरस वेजिटेबल फैमिली से बिलोंग करता है, उसका जूस लेने के बावजूद कुछ हफ्तों तक 400 ग्राम जूस लेने के बाद भी उनकी लेवल्स बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हुई, रादर ये कांस्टेंट थी। इसका मतलब क्या कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाओगे तभी आपको हाइपोथायराइड की बीमारी हो सकती है। यानी एक आपका सिंपल गोभी का पराठा डेफिनेटली आपको थायराइड नहीं बना सकता। सो थायराइड का आदमी क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स यानी कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली और केल या ब्रोकोली स्प्राउट्स खा सकता है, तो यस, डेफिनेटली खा सकता है। इसका मतलब है कि इन आवर रूटीन लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस प्रकार की हम सब्जियां खाते हैं उतनी क्वांटिटी में अगर क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स खाएंगे तो उससे गॉइटर या थायराइड की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। मैं और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा कि ये जो गॉइट्रिन्स है, कॉलीफ्लावर में, कैबेज में जो गॉइट्रिन्स है, जब हम खाना गैस पे कढ़ाई में पकाते हैं या कुकर में उसको पकाते हैं तो ड्यू टू द हीट, गर्मी की वजह से ये गॉइट्रिन्स पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो पकाए हुए कॉलीफ्लावर को या पत्ता गोभी, फूल गोभी की सब्जी को खा के कभी भी थायराइड की बीमारी नहीं होगी। और अंत में ये भी बताना चाहूँगा कि ये गॉइट्रिन्स आपको थायराइड की बीमारी तभी करते हैं जब आपके खाने में आयोडीन की मात्रा कम हो। इंडिया में आयोडाइज्ड सॉल्ट का सेवन हम सब करते हैं, तो हमें इन कैबेज, कॉलीफ्लावर से डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सो टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, क्या थायराइड का मरीज फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकोली खा सकता है? सो जी हाँ, बिल्कुल खा सकता है। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के साथ साथ और एक फूड सब्सटेंस है जिसके बारे में हमारे समाज में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फियर है और मिसकंसेप्शन है। वो फूड सब्सटेंस है सोयाबीन। सोयाबीन एक तरह का कड़धान यानी कि लेग्यूम है जिसको सब्जी के तौर पे कंज्यूम किया जाता है या फिर उसके नगेट्स बनाते हैं। चाइनीज़ डिशेस में सोया सॉस इस्तेमाल होता है और साथ साथ में कुकिंग ऑयल के तौर पे भी सोयाबीन का ऑयल यानी कि सोयाबीन का तेल इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सोयाबीन और थायराइड का रिलेशन हम जानते हैं बहुत सालों से। इन्फेंट फार्मूलाज यानी कि ऐसे छोटे बच्चे जिनको फार्मूला मिल्क चल रहा है, उनको दिया जा रहा है, तो ऐसे बच्चों में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में सोया मिल्क दिया जाता है तो ऐसे बच्चों में थायराइड फंक्शन गड़बड़ा जाता है, ऐसा रिसर्च कहता है। और इन बच्चों में सोया फार्मूला रोक के जब उनको नॉर्मल इन्फेंट फार्मूला पे शिफ्ट किया जाता है तो इन बच्चों का थायराइड फंक्शन दोबारा नॉर्मल होता है। इस प्रकार के रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है। इन सोयाबीन प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सोया प्रोटीन, और ये सोया प्रोटीन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किया जाता है, खाया जाता है, तो ये सोया प्रोटीन की वजह से थायराइड ग्रंथि के अंदर जो TPO नामक एक एंजाइम होता है जिसमें रुकावट पैदा होती है, और ये सोया प्रोटीन की वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन यानी कि थायराइड हार्मोन बनना कुछ हद तक के कम हो जाता है। लेकिन मैं दर्शकों को दोबारा बताना चाहूँगा कि सोया प्रोटीन की वजह से अगर आपको थायराइड की बीमारी होनी है तो उसकी वजह से आपको बहुत सारा, ढेर सारी मात्रा में सोयाबीन खाना पड़ेगा। रोज़ की ज़िंदगी में, रूटीन लाइफ में कभी कभार सोया प्रोटीन या फिर सोयाबीन का सेवन करना थायराइड के पेशेंट्स के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप कभी कभार सोयाबीन प्रोडक्ट्स जी हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। थायराइड के मरीजों के लिए सोयाबीन के साथ सोया ऑयल के बारे में भी उनके मन में एक डर या वहम रहता है। सोया ऑयल में प्रोटीन कंटेंट है ही नहीं, सोया ऑयल इज कंप्लीटली सेफ फॉर कुकिंग।
अब बात करते हैं थायराइड मरीजों की जो थायरॉक्सिन या लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट ले रहे हैं। अगर आपकी लीवोथायरॉक्सिन की टैबलेट पेट में है और उसी समय पे सोया प्रोटीन यानी कि सोयाबीन पेट में मौजूद है, तो ये सोया प्रोटीन की वजह से थायराइड का एब्सॉर्प्शन यानी कि थायराइड की गोली घुल के खून में पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो डाउन होती है और जिसके कारण थायराइड फंक्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो अगर आप थायराइड के मरीज हैं और सोयाबीन का सेवन करना चाहते हैं तो कभी कभार इस सोया प्रोटीन को या सोयाबीन प्रोडक्ट्स को आप शाम के खाने में या रात के खाने में कभी कभार खा सकते हैं। इसके बाद आते हैं कंसेप्ट ऑफ डिसबायोसिस या जिसको लीकी गट भी कहा जाता है। सब जानते हैं लीकी गट होता क्या है। नॉर्मली हेल्दी लोगों में हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर एक बारीक सी परत होती है। ये परत हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया की होती है। अब कभी कभार खाने में कुछ चीज़ें होती है जिसको इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं। ये अगर इसका सेवन आप ज़्यादा करते हो तो ऐसे इसमें ये हमारी फ्रेंडली बैक्टीरिया को मार देती है और वहाँ पे अनफ्रेंडली या फिर एनीमी खराब बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गट में छोटे छोटे गैप्स हो जाते हैं। जब ये गैप्स होते हैं तो वहाँ से खाने में या फिर पानी में या और चीज़ों में जो भी टॉक्सिन्स होता है, ये टॉक्सिन्स हमारे शरीर में ईजीली घुस के आपके शरीर के अंदर खून में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकता है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से ऑटो इम्यून डिजीजेस, खास करके थायराइड ऑटो इम्यून डिजीजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे खाने में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फूड सब्सटेंसेस हैं जिसकी वजह से हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं यानी कि डिसबायोसिस होता है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड पैकेज्ड फूड यानी कि ऐसा खाना जिस पे बहुत सारी प्रक्रिया की गई है और जो पैकेट में डाल के बेचा जाता है, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल्स होते हैं, जैसे कि बेकरी आइटम्स हो गया, केक हो गया या फिर चिप्स हो गए, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स डले होते हैं। इनकी वजह से ये इन्फ्लेमेशन हो सकता है। साथ में बात करते हैं रेड मीट की, जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस किया गया है। एक बर्गर में, एक पैटी में या फिर पिज़्ज़ा में जो रेड मीट यूज़ किया जाता है, अक्सर इस पे बहुत सारा प्रोसेसिंग किया जाता है, जिससे भी इन्फ्लेमेशन होने की आशंका बढ़ जाती है। रिफाइंड शुगर्स, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम किए गए कोल्ड ड्रिंक्स या एयरटेड ड्रिंक्स, इसकी वजह से भी ये डिसबायोसिस हो सकता है। इसके साथ साथ तली हुई चीज़ें जैसे कि नमकीन, समोसा, वड़ा, जिस तेल में बनता है, जिस तेल में तला जाता है, अगर उस तेल को बार बार रीहीट किया जाता है तो ये रीहीटिंग प्रोसेस से उस तेल में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं और ये फ्री रेडिकल्स कुछ हद तक के हमारे शरीर को नुकसान देते हैं और इन्फ्लेमेशन का एक कारण हो सकते हैं। इन अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ों का सेवन, साथ में शुगरी ड्रिंक्स का सेवन, नमकीन, ओवरली कुक्ड रेड मीट्स का सेवन सिर्फ थायराइड की मरीजों के लिए ही नहीं, सबके लिए ही ओवरऑल बुरा है। इसलिए ये चीज़ें सभी ने कम करनी चाहिए। एलिमिनेशन डाइट खास करके डिसबायोसिस और लीकी गट के बारे में दो खाने की ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में अक्सर लोगों में एक वहम है, डर है। वो है ग्लूटेन यानी कि गेहूं के पदार्थ और मिल्क। तो सबसे पहले बात करते हैं मिल्क। डॉक्टर यशपाल, क्या थायराइड के मरीजों ने मिल्क यानी कि दूध का सेवन करना चाहिए? एनिमल मिल्क यानी गाय, भैंस, गोट का मिल्क और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स, जिसको डेयरी प्रोडक्ट्स कहा जाता है, इसका थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन से डायरेक्ट कोई भी संबंध नहीं है। बट ओवरऑल मेजॉरिटी एडल्ट्स में यानी बड़ों में लैक्टोज इंटॉलरेंस बहुत कॉमन होता है। इंडिया में जितने भी स्टडीज़ है उसमें देखा गया है कि नॉर्थ इंडिया में लगभग 25% के आसपास लैक्टोज इंटॉलरेंस है एंड लगभग साउथ इंडिया में 50% के आसपास बड़ों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है। जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ऐसे लोगों ने ओवरऑल एनिमल मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट जो है उसका कंजम्पशन कम से कम रखना चाहिए। उससे उनको इन्फ्लेमेशन और साथ में
पेट की तकलीफ़ें जैसे गैस, ब्लोटिंग, पेट में ऐसे भारीपन लगना, ये तकलीफ़ें हो सकती है। और उसके साथ में ये थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन की वजह से उनकी थायराइड की दवाई का एब्सॉर्प्शन भी कम हो सकता है। सो जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ऐसे लोगों ने, और जिनको थायराइड की बीमारी है और लैक्टोज इंटॉलरेंस दोनों चीज़ें हैं, ऐसे लोगों ने दूध का सेवन अवॉइड करना बेटर है। सो ऐसे लोग जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस ना हो, फिर चाहे वो थायराइड के मरीज हो या ना हो, वो सारे लोग कम क्वांटिटी में एनिमल मिल्क का कंजम्पशन कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा बदनाम किया गया धान या फिर सीरियल है गेहूँ। गेहूँ की एलर्जी कुछ लोगों में पाई जाती है। सीलियाक डिसीज़ नाम की एक बीमारी होती है जिसमें गेहूँ का कंजम्पशन या गेहूँ खाने से उसमें जो ग्लूटेन नाम का एक तत्व होता है जो इंटेस्टाइन्स के पेशियों को डैमेज करता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन का जो अंदर का लाइनिंग है वो डिस्टर्ब होता है, ख़राब होता है और विटामिन्स, मिनरल्स और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो खून के अंदर पहुंच नहीं पाते हैं। इस बीमारी को कहा जाता है सीलियाक डिसीज़। सीलियाक डिसीज़ नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, उत्तर भारत में कॉमन तौर पे पाया जाता है। जैसे आप नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करते हो, सीलियाक डिसीज़ का प्रमाण कम होता जाता है। अगर आपको सीलियाक डिसीज़ है तो आपने ग्लूटेन का सेवन यानी कि गेहूँ, मैदा और इन चीज़ों से बनी हुई जो फूड सब्सटेंसेस है, इनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन अगर आपको सीलियाक डिसीज़ नहीं है और अगर आप थायराइड के मरीज़ हो तो आप गेहूँ का सेवन कर सकते हो। गेहूँ आपके लिए सुरक्षित है। थायराइड और डाइट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का रोल तो हमने समझ लिया, उसके साथ में एलिमिनेशन डाइट का भी रोल समझ लिया। इसके साथ में बहुत बार पेशेंट्स हमें पूछते हैं कि डॉक्टर्स मैंने सप्लीमेंट्स क्या क्या लेने चाहिए। सो सप्लीमेंट्स में कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में बात डेफिनेटली होनी चाहिए। सबसे पहले बात करें तो एक इंडिया से ही बना हुआ सप्लीमेंट जिसको अश्वगंधा के नाम से जाना जाता है। सो कुछ स्टडीज़ डेफिनेटली किए गए हैं जिसमें ये पाया गया है कि अश्वगंधा जब आप छोटे समय के लिए लेते हो तब वो थायराइड की लेवल को बढ़ाता है। बट ये स्टडी, एक तो पहली चीज़, बहुत कम लोगों में की गई है। सो दिस कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन। सेकेंडली, अश्वगंधा आपके शरीर का कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन कम करता है और कॉर्टिसोल थायराइड से कई गुना ज़्यादा उपयोगी हार्मोन है। तो जब तक अश्वगंधा के बारे में और ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल ना हो तब तक के लिए रूटीन सप्लीमेंटेशन ऑफ अश्वगंधा इज़ नॉट रिकमेंडेड। थायराइड के मरीजों में 2 विटामिन्स की कमी अक्सर खून में पाई जाती है। वो 2 विटामिन्स है विटामिन B12 और विटामिन डी। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की, जो हमें धूप से मिलता है। अगर आप धूप सेकते हो, धूप में जाके बैठते हो और धूप आपके स्किन पे आती है तो स्किन के अंदर, चमड़ी के अंदर ये विटामिन हर रोज़ बनता है। तो जिनको विटामिन डी की कमी है, हम उनको सलाह देंगे कि आप धूप में जाके बैठे और ये धूप में जाके बैठने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। साथ में खाने में कुछ चीज़ें हैं जिनका सेवन करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो सकती है। अगर आप नॉनवेज का सेवन करते हैं तो फिश यानी कि मछली, क्रैब्स या फिर लॉबस्टर्स जो कि सी फूड में आते हैं, सी फूड में आपको विटामिन डी की मात्रा काफ़ी हद तक के मिल सकती है। मशरूम्स में भी विटामिन डी अच्छी मात्रा में आपको मिलता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप लिवर यानी कि कलीजी का सेवन करके भी विटामिन डी को आप करेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं B12 की। B12 ये भी एक विटामिन है जो हमारे खाने में मौजूद है। अगर आप स्प्राउट्स यानी कि अंकुरित कड़धान खाते हैं या फिर आप रॉ सैलड्स खाते हैं तो उसमें आपको B12 की मात्रा मिल सकती है। साथ में नॉन वेजिटेरियन फूड में दोबारा लिवर जो है, कलेजी है, जिसमें आपको B12 कुछ हद तक के मिल सकता है। चीज़, दही, छाछ और पनीर, ये डेयरी प्रोडक्ट्स में कुछ हद तक के B12 शामिल है। खाने में B12 और विटामिन डी के सोर्सेस होने के बावजूद किसी थायराइड मरीजों में
एब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम होती है, यानी कि खाने में जो विटामिन मौजूद है वो खून तक के पहुंच नहीं पाता है। ऐसे स्थिति में आप आपके डॉक्टर से सलाह लेके विटामिन B12 के इंजेक्शन ज़रूर लगवाएं या फिर विटामिन D के सप्लीमेंट्स डॉक्टर के सलाह से ज़रूर लें। विटामिन के साथ साथ और एक एलिमेंट की काफ़ी बात की जाती है, वो है कैल्शियम। सो रूटीनली सारे थायराइड के पेशेंट्स को कैल्शियम की टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्पेशल पॉपुलेशंस जैसे पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन यानी जिनके पीरियड्स चले गए हैं, ऐसे औरतों में हड्डियों की कमज़ोरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोगों ने कैल्शियम की सप्लीमेंट लेना, वो भी आपके डॉक्टर के सलाह से लेना ज़रूरी होता है। So folks, we come to the end of part 2 of Diet in Thyroid. I hope you like this episode. हमारे चैनल हार्मनी इन हेल्थ को आप ऐसे ही मोटिवेटेड रखें। आपके बहुत सारे सवाल या सजेशंस हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। And we look forward to meeting you again. And until then, we would request you to like, share and subscribe to our YouTube channel Harmony in Health. Until then, goodbye.